नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास डाका और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था पर हमारी ये 7वीं वीडियो। लोकसभा की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर सदन की कार्यवाही या वोटिंग में हिस्सा ले कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सदन का मेंबर ही नहीं है, तो सदन की कार्यवाही पर इसका क्या असर पड़ेगा। जानेंगे इन सारे के सारे सवालों का जवाब आज की इसी वीडियो में। आपका टाइम जरा सा भी वेस्ट ना करते हुए यहीं से कर देते हैं इस वीडियो की असली शुरुआत। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 100 हमें यह गाइड करता है, यह मार्गदर्शन देता है कि लोकसभा की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकती जब तक कि सदन में उपस्थित ना हो जाएं एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। इस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को नाम दिया गया है कोरम का, यानी गण पूर्ति का, और ये कोरम होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। इस तरह से लोकसभा के कोरम का हमें पता चलेगा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का 1/10 निकालने से, और यह होता है 54.3। मतलब कि कुल 55 मेंबर्स की उपस्थिति जरूरी है लोकसभा में कोरम की पूर्ति के लिए या फिर सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह जो 55 का मिनिमम नंबर है, इसमें इंक्लूड है खुद स्पीकर भी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष भी। क्यों? क्योंकि वह खुद भी आखिरकार एक सदस्य ही होते हैं लोकसभा के। इन 55 में इंक्लूड होने के बावजूद एक रोचक तथ्य यह है कि जब भी किसी बिल या प्रस्ताव पर वोटिंग होती है सदन में, तो लोकसभा के अध्यक्ष सामान्यतया उसमें हिस्सा नहीं लेते फर्स्ट इंस्टेंस में, और वह अपना वोट केवल और केवल तभी कास्ट करते हैं जब पक्ष और विपक्ष दोनों के ही वोट बराबर हो जाएं। साधारण भाषा में कहूं तो सदन के प्रेजाइडिंग ऑफिसर वोट देते हैं केवल और केवल इक्वलिटी ऑफ वोट्स वाले केस में ही। जो रूल्स अभी मैंने बताए हैं लोकसभा के बारे में, बिल्कुल वो के वो रूल्स ही लागू होंगे राज्यसभा के मामले में भी। लेकिन दो ऐसी बड़ी बातें जरूर हैं जो पूरी तरह से ही अलग होंगी राज्यसभा के मैटर में। ये दोनों ही बातें मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। फर्स्टली कि राज्यसभा का कोरम भी होने को तो होता है सदन की कुल संख्या का 1/10 ही, लेकिन राज्यसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है वह होती है केवल 245। इसलिए राज्यसभा का कोरम होगा 245 का 1/10 यानी कि 25। आसान भाषा में कहूं तो राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए जरूरत होगी कम से कम 25 सदस्यों की। इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, वह यह है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे कि चेयरमैन या सभापति कहा जाता है, उसकी गिनती नहीं की जाती इस 25 वाले मिनिमम नंबर में, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कोई सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के, बल्कि वे तो असल में होते हैं इस देश के उपराष्ट्रपति। इन दो बातों के अलावा बाकी वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई होंगे राज्यसभा के ऊपर भी, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे लोकसभा के बारे में। अब हम बात करेंगे उन 3 पॉसिबल डाउट्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं इसी कोरम की कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करते समय लोकसभा में कुल मेंबर्स थे 60, लेकिन बैठक प्रारंभ होने के कुछ समय बाद में सदस्यों की संख्या कम होकर रह गई केवल 50। और यह तो आप अब जान ही गए हैं कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 55 मेंबर्स। तो क्या ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही बीच में ही बाधित हो जाएगी? इसका जवाब है जी हां, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि ऐसा होते ही लोकसभा में जो मार्शल्स होते हैं वह तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे लोकसभा स्पीकर को कि कोरम यानी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की पूर्ति नहीं हो पा रही है लोकसभा में, और यह सूचना मिलते ही लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कर देंगे सदन की कार्यवाही को एडजर्न यानी स्थगित, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर स्पीकर द्वारा बजवाई जा सकती हैं सदन की घंटियां, ताकि इधर उधर गए हुए सदन के सदस्य बैठक में उस समय शरीक हो सकें जब सदन की बैठक दोबारा प्रारंभ की जाए कोरम पूरा होने पर। दूसरा डाउट यहां पर यह हो सकता है कि मान लीजिए लोकसभा की 543 सीट्स में से 400 सीट्स अचानक हो गई हैं वेकेंट, तो क्या ऐसे में भी सदन की कार्रवाई चल सकती है बिल्कुल सुचारू रूप से? इस बारे में जो जरूरी प्रावधान है वह भी निरूपित किया गया है आर्टिकल 100 में ही, जो हमें यह बताता है कि इस तरह की वैकेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा सदन की कार्यवाही पर।
बशर्ते जो कोरम है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, वह उपस्थित हो सदन में। तीसरा डाउट यहां पर हो सकता है कि मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने सदन की कार्यवाही या वोटिंग में हिस्सा ले लिया हो जो कि असल में सदन का सदस्य है ही नहीं, तो क्या इससे सदन की पूरी कार्यवाही को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा? इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि ऐसा होने पर भी सदन की कार्यवाही पूरी तरह से वैलिड ही रहेगी, वैध ही मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।